हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम के कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो आपको आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएल, एई, आरएसएमएसएसबी, जेई, डी ट्रिपल एसबी, जेई के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप ऐसे काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल जिसे एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स कितने होंगे इस केबल के अंदर। तो उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है जो होता है ASD। यहाँ पर A होता है कि कितने एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स हैं, वहीं अगर S की बात करें तो ये होता है स्टील स्ट्रैंड्स के लिए, यहाँ पर होता है डायमीटर के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर 25 तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स हैं और 7 स्टील के यहाँ पर गिवन है, वो है 0.5 mm इस फॉर्म के अंदर। यानी कि सबसे पहले तो आएगा 25, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 0.5। जैसे हम यहाँ पर शो करते हैं इस चीज़ को, और क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है 3/0.029। तो यहाँ पर जो 3 है वो है यहाँ पर स्ट्रैंड्स की वैल्यू, 3 है यहाँ पर स्ट्रैंड्स की वैल्यू, और 0.029 है यहाँ पर इसका डायमीटर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्ट्रैंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और इसी तरीके से मैंने पिछले लेक्चर्स में भी क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, तो उन्हें नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक जनरेटिंग स्टेशन का हमें यहाँ पर कनेक्टेड लोड गिवन है 43 मेगावाट, और मैक्सिमम डिमांड हमें यहाँ पर गिवन है 20 मेगावाट, और इसके अंदर हमसे पूछा गया है डिमांड फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको डिमांड फैक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिमांड फैक्टर इक्वल्स टू होता है यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिमांड गिवन है 20 मेगावाट, मेगा को हम लिख सकते हैं 10⁶, और कनेक्टेड लोड जो हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन है 43 मेगावाट, यानी 43 इंटू 10⁶। जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इससे तो यहाँ पर कट जाएगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.46। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा B 0.46। तो इसके लिए आपको बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और इसी तरीके से बाकी के फैक्टर्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि HVDC सिस्टम के अंदर स्किन इफेक्ट और चार्जिंग करंट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर HVDC सिस्टम होता है, इसके अंदर जो सप्लाई होती है वो होती है DC सप्लाई, और DC सप्लाई होने की वजह से जो करंट होता है वो यहाँ पर वैरी नहीं करता है AC की तरह, और जब वो वैरी नहीं करेगा तो उसके अंदर स्किन इफेक्ट यहाँ पर एब्सेंट होगा। और जो चार्जिंग करंट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है कैपेसिटेंस की वजह से। पर HVDC के अंदर तो यहाँ पर यूज़ होता है DC सप्लाई, और DC सप्लाई होने की वजह से यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस होता है वो यहाँ पर शो होता है इनफाइनाइट, और उस इनफाइनाइट कैपेसिटेंस ऑफर करने की वजह से यहाँ पर चार्जिंग करंट भी नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाइदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट। इसके अलावा HVDC सिस्टम का सिर्फ एक यहाँ पर घाटा होता है, वो ये है कि यहाँ पर हमें कन्वर्टर्स को यूज़ करना पड़ता है दोनों एंड्स पर, जैसे यहाँ पर इसकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पावर फ्लो एनालिसिस करते टाइम जो वोल्टेज कंट्रोल बस होती है उसके अंदर अननोन क्वांटिटी कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर फ्लो एनालिसिस जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास बेसिकली 2 ही बसेज होती हैं, जनरेटर बस और लोड बस। पर हम क्या करते हैं, एक जनरेटर बस को यहाँ पर स्लैक बस असाइन कर देते हैं। स्लैक बस क्या करती है कि अगर कुछ भी वोल्टेज के अंदर सडन चेंजेस होते हैं तो उन्हें ये यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसके अंदर कुछ नोन क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर नोन और अननोन मैं आपको तीनों के बारे में ही बता देता हूँ। और जो जनरेटर बस होती है इसके अंदर नोन क्वांटिटीज़ होती हैं वोल्टेज और एक्टिव पावर, जबकि यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती है लोड एंगल और रिएक्टिव पावर। जबकि लोड बस के अंदर यहाँ पर नोन क्वांटिटी होती है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं वोल्टेज और लोड एंगल। स्लैक बस के अंदर वोल्टेज और लोड एंगल नोन होती हैं और एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर
अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं। और क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो वोल्टेज कंट्रोल बस होती है उसके अंदर अननोन कौन सी है। जो जनरेटर बस है उसे ही वोल्टेज कंट्रोल बस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और इसके अंदर दो ही यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक तो लोड एंगल और रिएक्टिव पावर। तो हमें जो भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन है उनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा बी, रिएक्टिव पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक पावर प्लांट के अंदर अगर हमें मैक्सिमम डिमांड गिवन है 50 मेगावाट और जो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड है वो गिवन है 56 मेगावाट, और हमसे पूछा गया है डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड गिवन है 56 मेगावाट, यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶, और मैक्सिमम डिमांड हमें गिवन है यहाँ पर 50 मेगावाट, यानी 50 इंटू 10⁻⁶। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 1.12। का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1.12। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि एक पावर स्टेशन किसी भी लोड को यहाँ पर सप्लाई कर रहा होता है तो उस टाइम पर सभी लोड्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे आती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डिमांड जो पावर स्टेशन की होती है वो ज़्यादा होती है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि हर लोड की मैक्सिमम डिमांड होगी वो अलग अलग टाइम पे आएगी, तो उस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन की यहाँ पर ज़्यादा होगी। इसलिए आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर हम किसके थ्रू डिसाइड करते हैं, यानी कि इनमें से किस लॉ के थ्रू यहाँ पर इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर को हम डिफाइन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कैल्विन्स लॉ। और कैल्विन्स लॉ के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एनुअल कॉस्ट आती है, एनुअल कॉस्ट किसकी, इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन, जो हमने कंडक्टर लिए हैं उनके इंटरेस्ट यानी ब्याज और उनका डेप्रीशिएशन जो हो रहा है उसकी कॉस्ट जब बराबर हो जाती है एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, जब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर बराबर हो जाएंगी तो उस टाइम पर हमारा निकलता है इकोनॉमिकल साइज ऑफ द कंडक्टर। और इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होता है। ग्राफ के थ्रू भी आप जो मैंने अभी बात समझाई है उसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक 3 फेज सर्किट ब्रेकर जिसकी रेटिंग है 1500 एम्पियर्स और 2000 MVA। अब इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है मेकिंग करंट की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि मेकिंग करंट यहाँ पर होता क्या है। मेकिंग करंट यहाँ पर वो वैल्यू होती है जब हम सर्किट ब्रेकर्स को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पर जो पीक वैल्यू वो यहाँ पर सह सकता है सर्किट ब्रेकर, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ डीसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसको यहाँ पर कहा जाता है मेकिंग करंट। और जो मेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है IM = 2.55 × IB। तो यहाँ पर IB होता है ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट क्या होता है कि जब हम सर्किट ब्रेकर को यहाँ पर सेपरेट कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर सह सकता है बिना इंस्ट्रूमेंट को लॉस पहुँचाए, तो करंट यहाँ पर कहलाता है ब्रेकिंग करंट। वैल्यू होती है वो निकलती है होता है S/√3 VL। यहाँ पर S है अपेरेंट पावर, VL है यहाँ पर लोड वोल्टेज। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे IB की, तो S की जगह लिखेंगे अपेरेंट पावर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000 MVA। यहाँ पर अपेरेंट पावर की जो यूनिट होती है वो होती है MVA। 2000 × 10⁻⁶ वोल्ट एम्पियर के अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है। नीचे लिख देंगे √3 और लोड वोल्टेज जो हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन है 33 kV यानी किलो एम्पियर को हम लिखेंगे 10⁻3। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 35 किलो एम्पियर। अब यहाँ पर हमें IB की वैल्यू मिल चुकी है, हमें निकालनी है यहाँ पर मेकिंग करंट की वैल्यू। तो इसको हम 2.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 किलो एम्पियर को, और जब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 89.25
किलो एम्पियर। अप्रॉक्स में जो हमें आंसर गिवन है वो गिवन है डी 89 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी और कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और पिछली जो सीरीज़ जो मैंने RSCB की करवाई थी उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके सीधे एग्जाम्स के अंदर पुटअप हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज़ के थ्रू देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से इस सीरीज़ को अपना प्यार देते रहिएगा आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया इनमें से किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी निकालने के लिए। तो हम डिफाइन करते हैं वो मैक्सिमम लिमिट जो एक सिस्टम ले सकता है विदाउट एक्सीडिंग इट्स स्टेबिलिटी लिमिट के लिए यहाँ पर यूज़ होता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक पावर स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर हमें पूछा गया है रिजर्व कैपेसिटी के बारे में। और जब हमें गिवन हो मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन की कितनी है 50 मेगावाट, और लोड फैक्टर गिवन है 60%, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमें गिवन है 50%। तो कुछ लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल्स देख के काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एग्जाम्स के अंदर नंबर गेन करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको अभी 2 फैक्टर्स तो लिखवा ही दिए हैं, बाकी मैं और भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, यानी मैक्सिमम डिमांड कितनी है उस लोड की। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा प्लांट कैपेसिटी, पर पता होना चाहिए फॉर्मूला प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का, और वो होता है एवरेज डिमांड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। पर फिर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एवरेज डिमांड भी तो हमें पता होनी चाहिए इसके लिए। तो एवरेज डिमांड को निकालने के लिए हमारा जो यहाँ पर साथ देगा लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, और जैसे जैसे जो चीज़ें दे रखी हैं उनके अगर आपको फॉर्मूलेज भी याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरेज डिमांड, और लेगी यहाँ पर लोड फैक्टर वाले फॉर्मूले से। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज डिमांड। इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना होगा लोड फैक्टर को मैक्सिमम डिमांड से। तो लोड फैक्टर हमें जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था 60%, तो उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.6। और मैक्सिमम डिमांड जो हमें गिवन है वो भी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 50 मेगावाट, तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे 50 × 10⁶। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 मेगावाट। इसकी एवरेज डिमांड है। अब यहाँ पर हमने एवरेज डिमांड को कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से हम प्लांट कैपेसिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए एवरेज डिमांड को डिवाइड करना पड़ेगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से। तो एवरेज डिमांड हमने अभी यहाँ पर निकाली है 30 मेगावाट, इसको लिख देंगे 10⁶। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50%, जिससे हम लिख सकते हैं 0.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर आएगा यहाँ पर 60 मेगावाट। तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। तो रेटेड कैपेसिटी निकलती है वो निकलती है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। हमें जो प्लांट कैपेसिटी गिवन है वो गिवन है 60 मेगावाट, माइनस करना है हमें मैक्सिमम डिमांड जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 50 मेगावाट। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 10 मेगावाट। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी एलेबोरेट करके समझाया, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो इतना देर आपको लगेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो ज़्यादातर फॉर्मूलेस तो मैंने आपको अभी इस सेशन के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी मैं आने वाले सेशंस के अंदर आपको करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडक्टेंस ऑफ द लाइन कब डिक्रीज़ करेगा, इसे लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए लाइंस के रिगार्डिंग। तो वो होता है μ0/4π ln d/r'। अब यहाँ पर जो d होता है वो होता है डिस्टेंस किनके बीच में, 2 कंडक्टर्स के बीच में, और जो r होती है वो यहाँ पर रेडियस होती है कंडक्टर की।
तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि इंडक्टेंस ऑफ लाइन कब डिक्रीज़ करेगा। तो इसे देखकर हम बोल सकते हैं कि जब भी रेडियस की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो उस टाइम पर इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। आई होप ये यहाँ पर सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उससे आप पूछ लीजिएगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें ऐसे इंकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम एक ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं, तो उस टाइम पर एक डिफरेंशियल कनेक्टेड रिले गलत ऑपरेशन ना परफॉर्म करे, उसके लिए रिस्टेनिंग कॉइल रिले को किस तरीके से बायस्ड किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसे आसान भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी एक ट्रांसफार्मर को जब हम ऑन करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि वो लार्ज करंट को वहाँ पर ड्रॉ करता है शुरू में, और ये बहुत ज़्यादा होता है रेटेड करंट से। इस लार्ज करंट को हम जानते हैं मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के नाम। इसके अंदर यहाँ पर होता है सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो इस मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट को बचाने के लिए ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल का। अब होता क्या है इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल से कि ये डिफ्रेंशिएट कर देता है यहाँ पर दो करंट के बीच में, पहला फॉल्ट करंट और दूसरा मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट। इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग कॉइल को यूज़ करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि उसको किसके लिए बाइस्ड किया जाता है यहाँ पर, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड हार्मोनिक करंट के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था, और बाकी के इससे रिलेटेड बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये भी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटीज़ पावर ट्रांसफ़र करती हैं 3 फेज़ 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, तो उस सिस्टम को यहाँ पर और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो सबस्टेशंस होते हैं एसएस, वो लोकेटेड होते हैं नियर टू द कंज्यूमर, जो स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को 400 वोल्ट तक। इसके अलावा आपको दिए गए डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा, पर अगर किसी को नहीं पता है तो उनके लिए तो उन्हें कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कांडो सिस्टम जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर यूज़ होता है, उसके अंदर हम कितने सप्लाई का वोल्टेज लेते हैं सबस्टेशन के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कांडो सिस्टम होता क्या है। कांडो सिस्टम को एक नाम से और जाना जाता है सिंगल फेज AC टू 3 फेज AC सिस्टम। अब इसके अंदर होता क्या है कि लोकोमोटिव्स के अंदर जो सिंगल ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर होता है उसके थ्रू ये यहाँ पर लेता है 16 kV 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रेन्स के अंदर यूज़ होती है इंडक्शन मोटर, और वो भी होती हैं 3 फेज़। तो फिर ये क्या करता है कि इतने ही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पे ही इस सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है 3 फेज़ AC के अंदर, और वो 3 फेज़ AC फिर यूज़ की जाती है इंडक्शन मोटर्स के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कांडो सिस्टम जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 16 kV 50 हर्ट्ज़। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर बोला गया है कि एक कंज्यूमर 600 किलोवाट आवर पर डे यूज़ करता है 0.5 लोड पावर फैक्टर के ऊपर। अगर हम उसकी मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट कर दें और लोड फैक्टर को इंक्रीज़ करके 0.8 कर दें, तो उस केस में उसकी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितनी होगी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, वो 600 यूनिट यूज़ करता है यहाँ पर एक दिन की, कितने लोड फैक्टर के ऊपर 0.5 फैक्टर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट कर दूँ और लोड फैक्टर को बढ़ाकर यहाँ पर 0.8 कर दूँ, तो उस केस में वो कितनी एनर्जी को यहाँ पर कंज्यूम करेगा, ये चीज़ यहाँ पर हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें लोड फैक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लोड फैक्टर इक्वल्स टू होता है एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ से हम पहले मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लोड फैक्टर को डिवाइड करना होगा एवरेज एनर्जी डिमांड से। तो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड यहाँ पर निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड है वो है 600 यूनिट, यानी कि 600 किलोवाट आवर।
क्योंकि एक दिन की वो इतनी तो यूज़ कर रहा है यहाँ पर। उसे जब हम डिवाइड कर देंगे लोड फैक्टर से यानी 0.5 से, तो हमारी निकल कर आ जाएगी मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड। वो यहाँ पर निकल कर आएगी 1200 किलोवाट आवर। अब इसने हमें यहाँ पर बोला है कि जब हम मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट रखें और लोड फैक्टर को बढ़ाकर 0.8 कर दें तो उस केस में एनर्जी कितनी आएगी। तो उसने हमसे यहाँ पर पूछा गया है एवरेज एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा जब मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट रखें और लोड फैक्टर को 0.8 कर दें। तो यानी कि इसको निकालने के लिए इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, लोड फैक्टर हम बढ़ाकर कर देते हैं 0.8 और मैक्सिमम डिमांड को उतनी ही रखनी है जितनी अभी हमारी निकल कर आई थी 0.5 के केस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 किलोवाट आवर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 960 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी 960। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया होगा और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले AE JEE एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और मैं हमेशा वही क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी होगी तो उससे आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का विश्वास हो गया होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक ओवर करंट रिले जिसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर किया हुआ है 150% पे, और उसके जो CT का रेशियो है वो गिवन है 300:5। तो उस केस में हमें निकालनी है पिकअप करंट की वैल्यू लाइंस के अंदर। लाइंस के अंदर कहने का क्या मतलब है कि हमें प्राइमरी साइड ऑफ CT की वैल्यू निकालनी है। कौन सी? पिकअप करंट की। पिकअप करंट की। उसके लिए सबसे पहले तो हमें पिकअप करंट का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिकअप करंट का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है रेटेड सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग। तो यहाँ पर जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ही है, करंट सेटिंग तो हमें गिवन है 150%, जिसे हम लिख सकते हैं 1.5, और जो रेटेड सेकेंडरी करंट है, रेटेड सेकेंडरी करंट वो हमें गिवन है 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर निकल गया है CT के रेशियो के थ्रू। तो CT का सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो है 5, तो इसलिए हमने रेटेड सेकेंडरी करंट 5 ले लिया। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पिकअप करंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो निकल कर आएगी 5 × 1.5 यानी कि 7.5 एम्पियर। हमसे इसने पूछा है यहाँ पर लाइंस के अंदर करंट की वैल्यू, तो यानी कि हमें प्राइमरी साइड ऑफ द CT की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। और प्राइमरी साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर काम आएगा CT का रेशियो, क्योंकि जैसे ही हम CT के रेशियो को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंडरी साइड के करंट से यानी कि 7.5 से, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी साइड का करंट आ जाएगा और वो निकल कर आएगा 450 एम्पियर। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है B। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बंडल कंडक्टर का एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है D, रिड्यूस्ड क्लियरेंस रिक्वायरमेंट एट द स्ट्रक्चर्स। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र और एयर प्रीहीटर ये इनमें से कौन सी यूनिट के पार्ट होते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह नॉलेज गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इंकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।